साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम सीएसआईआर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे, तो मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस किया, जिसका अभी केवल एक पार्ट अपलोड कर दिया है मैंने। अब थोड़ा-सा हम यहाँ पे इवनिंग वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चों का भी काफ़ी इंतज़ार है। मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इवनिंग वाले भी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करिए, तो हम उसको साथ-साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। तो इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है, उसके सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चन्स को मैं यहाँ पे उठाऊँगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट यानी कि 3 बजे से 6 बजे तक आपका कंडक्ट हुआ था। तो सेक्शन सी में कुछ क्वेश्चन थे जो कि आसानी के साथ आप कर सकते थे। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जो आप बेसिक नॉलेज के साथ या बेसिक बायोलॉजी के एप्लीकेशन से या जो आपने हमारे चैनल पे सीखा है आज तक हमसे, उसके बेसिस पे आप आसानी के साथ क्वेश्चंस कर सकते थे। अब चूँकि यहाँ पे आपको पता है जब से कोविड का दौर आया उसके बाद से वैक्सीन के क्वेश्चंस तो आते ही रहते थे, ख़ास तौर से 2021 और 20 में तो लगभग डीबीटी, आईसीएमआर और सीएसआईआर में पूछा ही गया। लेकिन अब वापस से वैक्सीन को लेकर कोवैक्सीन वगैरह या कोविशील्ड को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जो कि 70, 31, 37 क्वेश्चन की आईडी है। यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं वैक्सीन्स के बारे में, और आपको क्या पता लगाना है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको बताने हैं। तो अगर आप इसमें देखना चाहें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझ में आएगी, वो आपको कोवैक्सीन समझ में आएगा, जो कि आपने पढ़ा होगा कि 2 ही तरीके की वैक्सीन थी जो भारत में खास तौर से अप्लाई हुई थी। एक आपकी कोविशील्ड थी और एक आपकी कोवैक्सीन थी। तो जो कोवैक्सीन थी वो आपकी किल्ड सेल वैक्सीन था, यानी कि आपने उसमें जो वायरस को इस्तेमाल किया था, जो उसके लिया था, उसको आपने हीट किल्ड करके आपने लिया था। और कोर्बेवैक्स जो होता है, ये आपका सब यूनिट वैक्सीन है, तो इसको हम समझते हैं, मतलब इसको हम अभी होल्ड पे रखेंगे। बाकी अगर आप इसमें और आप समझना चाहें, तो आपको एक स्टेटमेंट जो आपका डी दिया गया है, एमएमआर वैक्सीन इज़ ए गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिप्थीरिया। अब आप सोचोगे कि ये क्या है? तो ये पर्टिकुलर जब आप डिज़ीज़ बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। और डिप्थीरिया के केस में तो वहाँ पे हम डिप्थीरिया टॉक्साइड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो उन्होंने बोला है एमएमआर, तो एमएमआर ये आपस में ही 3 डिजीज़ का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये एक एम से होता है मीज़ल्स होता है, एक एम से जो होता है ये आपका मम्प्स होता है, ठीक है? और एक आर जो होता है ये आपका रूबेला वगैरह के लिए होता है। तो चूँकि ये ऑप्शन तो एकदम से गलत हो जाएगा कि डिप्थीरिया के हम लिए हम नहीं देते हैं, ठीक है? तो यानी कि मुझे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे मुझे पहचानना है, तो डी तो मुझे नहीं चाहिए, तो यानी कि डी जहाँ-जहाँ ऑप्शन में रखा है वो मैं कैंसल आउट कर दूँगा। और यहीं से मुझे अब ये पता चल गया कि भाई कोवैक्सीन को तो लेके मैं श्योर था, कोर्बेवैक्स में अगर तुम्हें डाउट भी था, तो भी अब यहाँ से क्लियर हो गया है कि आपको ए ऑप्शन दोनों जगह रखा है, तो यानी कि ए ऑप्शन जो है वो मेरा ट्रू है। अब मुझे बी और सी में से डिसीजन लेना है। अब इसमें भी आप बहुत आसानी के साथ आप इसको समझ सकते हैं कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ओरल पोलियो वैक्सीन इज़ ए गिवन एज़ ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इन द एडल्ट एंड एज़ ए किल्ड वैक्सीन टू द चिल्ड्रन। अब ये यहाँ पे थोड़ा-सा गलत बात इन्होंने बोल दिया है, क्योंकि जब आपने ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में पढ़ा होगा, तो 2 साइंटिस्ट का काफ़ी नाम आता है। एक साल्क साहब थे और एक आपके सेबेन थे। तो इन्होंने जो बनाया था वो आपका साल्क साहब ने जो बनाया था वो किल्ड टाइप बनाया था, और इस तरीके का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि अगर आपको एडल्ट में देना है तो आप लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको चिल्ड्रंस में देना है तो आप किल्ड वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और इसके बाद एक और चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे सी ऑप्शन से आप ट्रैक कर सकते हैं कि थर्ड जनरेशन वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स आर बेस्ड ऑन एटेन्यूएटेड वैक्सीनिया वायरस। तो जब आप वैक्सीन पढ़ेंगे उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन है। तो वहां पे भी जब आप वायरस चैप्टर को पढ़ेंगे, किसी भी बुक में आप उठा लीजिएगा, आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका ए स्टेटमेंट जो था वो ट्रू हो गया, और सी वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गया। तो यानी कि ये वाला तो कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं कि हाँ एडल्ट में हम लाइव एटेन्यूएटेड देंगे और किल्ड वाला जो है वो चिल्ड्रंस में देंगे। बाकी जो अप्लाई करना होता है वो उसी हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड के फॉर्म में दिया जाता है। तो यानी कि ए और सी जो होगा वो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 70, 31, 37 जो है इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका सेकंड बनेगा। बाकी साफ-साफ एमएमआर वैक्सीन जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और खास तौर से अभी हम जो आईसीएमआर के लिए जो हम एक्सक्लूसिवली पढ़ाई करने वाले हैं, वहाँ पे कंटेंट्स रेडी हैं, जहाँ पे जब हम डिजीज़ बायोलॉजी आपको पढ़ाएँगे तो वहाँ पे आपको एमएमआर के बारे में भी हम वहाँ पे ज़िक्र करेंगे। हर एक डिजीज़ को हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मम्प्स भी एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका था जो आप थोड़ा-सा इधर-उधर दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और मैचिंग का क्वेश्चन जो कि आपके लिए मैं कहूँगा कि बहुत ही कह सकते हैं कि आसान क्वेश्चन ही मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि मैचिंग तो आपको लपक के पकड़ने होते हैं, ठीक है? और उसके बाद भी यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स दिए गए हैं और कुछ उनके मार्कर्स दिए गए हैं जो आपको लगाना है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज़, आपको पता होगा जब आपको मैंने प्रोटीन
फोल्डिंग पढ़ाई है, एक पूरा लेक्चर ही मेरा डेडिकेटेड है जहाँ पे हमने प्रोटीन फोल्डिंग पढ़ा था। और वहीं पर ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जहाँ पर क्या होता है हमारा प्रोटीन की फोल्डिंग में जब आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होना होता है, तो वो प्रक्रिया जो होती है वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होनी होती है। तो यानी कि ए का थर्ड होगा, 2 ऑप्शंस में है, ये 2 ऑप्शंस मेरे कैंसल हो गए। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जब आपने पढ़ा होगा, जब आपने माइटोकॉन्ड्रिया इम्पोर्ट ऑफ द प्रोटीन पढ़ा है, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हीट शॉक प्रोटीन्स होते हैं जो उसको एक तरीके के असिस्ट करते हैं इम्पोर्ट कराने में, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में आप इसको सेकंड से लगा दीजिए, एचएसपी 70 लगा देंगे तो डी का आपका सेकंड हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपने हमारे साथ ऑटोफैगोसोम जब आप पढ़ते हैं, ठीक है? ऑटोफैगोसोम आपने पढ़ा, यानी कि अगर आपको याद हो, अगर आप इसको और अच्छे से याद करना चाहें तो एक लेक्चर मेरा अवेलेबल है जिसमें हमने ऑटोफेजी पढ़ाया है आपको, ठीक है? और इसी से ही आपका बहुत रीसेंट का टॉपिक है माइटोफेजी का भी हमने जिक्र किया है। और दोनों ही अगर आप रिसर्च में आते हैं तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे एप्लीकेशंस आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे डिजीज़, ड्रग्स वगैरह को टारगेट किया जाता है वाया ऑटोफेजी या माइटोफेजी प्रोसेस के तहत। तो वहाँ पे हमने बताया था कि वहाँ पे जो एक प्रोटीन हेल्प करती है वो आपकी एलसी3 होती है। आपको याद आएगा एलसी3, बैकलिन, इस तरीके की 3-4 प्रोटीन्स होती हैं जो बहुत अच्छे से वहाँ पे कार्य करती हैं, पूरा ऑटोफैगोसोम को बनाने में पूरा हेल्प करती हैं। तो सी का आपको क्या करना है, फर्स्ट से मिला देना है जो कि यहाँ पे आपका रखा हुआ है। और इसके अलावा गोल्जी अपरेटस की जब हम बात करेंगे तो यानी कि यहाँ पे मैनोसाइडेज यानी कि मैनोज के रेसिड्यू यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल आपको कहाँ देखने को मिलते थे? जब अभी हमने आपको रिसेंट में ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ाया है, तो वहीं पर ही तो बात आई थी। तो यानी कि ये मैचिंग का क्वेश्चन भी आपका बहुत आसानी के साथ लगना चाहिए। तो 70, 30, 78 यानी कि इसका पहला विकल्प जो होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते थे। तो यानी कि आपने जहाँ-जहाँ से चीज़ों को पढ़ा था, यानी कि ऑटोफेजी भी मेरे चैनल पे कवर है, प्रोटीन फोल्डिंग भी मैंने पढ़ाया है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस सब बातों को मैंने पढ़ाया है। बस आपको सब चीज़ों को क्या करना था, पिरोना था, यानी कि उनको एक जगह पे लेकर आना था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन जो कि हीमोग्लोबिन के बारे में है और खास तौर से हीम की बायोसिंथेसिस मैंने ऑलरेडी कवर करके रखी है, जो कि आपको बायोसिंथेटिक पाथवेज में मिल जाएगा। ठीक है? तो उसमें भी जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको पहचानने हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जब आप करेक्ट स्टेटमेंट की तरफ जाओगे तो एक स्टेटमेंट जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करता है फेरस, बिल्कुल सही बात। आयरन उसके सेंट्रल मेटल में होता है, फेरस कंडीशन में बाइंड करता है इन द हीम मॉइटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, जिससे क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो यानी कि ये बात तो आपकी सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि मुझे करेक्ट पहचानना है तो मुझे सी ऑप्शन रखा हुआ मिलना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शंस मेरे कैंसल हो गए। अब सी के कॉम्बिनेशन में डी है, ए है, यानी कि बी के बारे में थोड़ा-सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करके दिया था। अगर आपको वो नहीं भी पता है तो भी अब आपको बी से लेना-देना नहीं है। ठीक है? अब बी सही है, गलत है, उससे आपको नहीं मतलब है। अब आपको ए और डी में देखना है। ठीक है? अब इसको आप कैसे देखेंगे? अब इसको देखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? तो कह रहा है कि एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज ए मच हायर देन दैट ऑफ एफिनिटी फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये यहाँ पे गड़बड़ बात कह दी है, आपने ये 12th लेवल पे भी पढ़ा होगा कि जब आप सीओ पॉइजनिंग पढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग पढ़ते हैं, तो जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो 250 गुना ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी रखता है फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी वजह से जो आपकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, जब आप देखे होंगे, ठीक है, सीओ पॉइजनिंग होती है, तो इसी वजह से होता है क्योंकि उसकी ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी सीओ के लिए हो जाती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। बाकी आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहें तो ये मैंने लगा दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग। इफ ए पर्सन स्लीप इन ए क्लोज रूम, अगर आप क्लोज रूम में सो जाते हैं विथ अ लैंप बर्निंग, इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी बंद कमरे में और अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है। तो क्या होता है, द एब्सेंस ऑफ द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कॉज एन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द कार्बन एंड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी रूम में बनने लगेगा। एज द पर्सन इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड, इट डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वियोलर एयर टू द ब्लड की तरफ जाएगा, बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से, जिससे वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने जब हीमोग्लोबिन से बाइंड किया तो आपका क्या बना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना। द लेटर इज ए रिलेटिवली स्टेबल कंपाउंड होता है, कैन नॉट बाइंड विथ ऑक्सीजन। अब ये जो है ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा, सो द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो घटता चला जाता है। रिजल्टिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन कॉज हेडेक, डिजनेस, नोसिया, और कभी कभी क्या होता है, डेथ हो जाती है। आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे आपने समाचार में भी देखा होगा कि ऐसे ऐसे कभी कभी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि बंद कमरे में 4 युवक की मृत्यु हो गई। तो ये वही वाली कहानी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन एट द सेम पॉइंट ऑन
with hemoglobin at the same point and hemoglobin molecule does oxygen, it binds with hemoglobin 250 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन। ये फैक्ट है, ये डाटा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बहुत तीव्रता के साथ बाइंड करता है। तो यानी कि यहाँ पर अभी चूंकि मुझे करेक्ट था, इन्होंने कह दिया है कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है देन एफिनिटी फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और मुझे करेक्ट पहचानना है, तो यानी कि मुझे डी नहीं चाहिए। ठीक है, डी मुझे नहीं चाहिए, तो यानी कि डी नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका आ जाएगा ए एंड सी। और ये भी आपने हमारे साथ जब हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा है तो वहां के पूरे डिटेल लेक्चर में जाओगे तो हीमोग्लोबिन जो होता है HbA1c जो होता है हैज ग्लूकोज अटैच टू द टर्मिनल वैलिन इन ईच बीटा चैन के वैलिन अमाइनो एसिड पर जाके वो बाइंड करता है। तो ये एक भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मान के चलिए मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका हाई लेवल का पूछा, और थोड़े से मतलब दो स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं इसको कहूंगा कि ये आपका एक बीएससी लेवल तक की बातें यहाँ पे उन्होंने समेटी थी। एनसीईआरटी मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये दो स्टेटमेंट जो थे वो आपके बड़े बुक्स से थे, मतलब हायर एमएससी लेवल की इंफॉर्मेशन थी। तो अगर आपने छोटे लेवल पे भी चीजें अगर आपने अच्छे से पढ़ी होती तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि 70 31 12 जो क्वेश्चन आईडी है इसका राइट आंसर 3 मिलेगा। बाकी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग को भी अच्छे से समझ लिया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये भी आपका एक मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ये कुछ आपके रेगुलेटरी आरएनएज हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन को आपको क्या करना है, मिलाना है। तो इसमें जो आप सबसे ज्यादा फैमिलियर होंगे वो आप माइक्रो आरएनए से होंगे, और बहुत सारे रिसर्च में माइक्रो आरएनए आजकल एज अ टूल यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपने बहुत जगह पे माइक्रो आरएनए आपने पढ़ा भी होगा, जब आप आरएनए ट्रांसलेशन पढ़ते हैं जहाँ पे आपने आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा होगा। तो बेसिकली जो आपके माइक्रो आरएनए होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके बेस पेयर करते हैं स्पेसिफिक एमआरएनए से, यानी कि जो आपका मैसेंजर आरएनए होता है उससे क्या करते हैं, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग करते हैं, और उसके कंट्रोलिंग देयर एमआरएनए एंड कंट्रोलिंग देयर स्टेबिलिटी एंड देयर ट्रांसलेशन। यानी कि ये एमआरएनए क्या करता है, ये आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन करता, तो एमआईआरएनए क्या करता है, ये इससे जाके बाइंड करेगा और इसके ट्रांसलेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि मेरे दो ऑप्शन जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और SIRNA जो होते हैं ये भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं, फॉलोड बाय रिस्क मीडिएटेड mRNA क्लीवेज। यानी कि ये भी जो होते हैं रिस्क कॉम्प्लेक्स जो आपका बनता है साइलेंसिंग करने के लिए, जब आप बहुत ज्यादा जब आप रिस्क मीडिएटेड एमआरएनए साइलेंसिंग पढ़ते हैं वहां पे SIRNAs यूज होते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में भी आपने देखा होगा। तो सी का जो होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, और ए का सेकंड, यानी कि जो राइबो स्विचेस होते हैं वो आपके स्विच मतलब ये जब आप इसकी डिटेल मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये आपके कन्फर्मेशन को अपने चेंज करते हैं जब बाइंड करते हैं बाउंड टू द स्मॉल मॉलिक्यूल यूजली मेटाबोलाइट्स। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर बनेगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। तो यानी कि 70 31 40 क्वेश्चन आईडी है, और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका पहला बनेगा। और ये भी मैं कहूंगा कि आपका एक बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा, क्योंकि आपको अगर आपने थोड़ी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब आपने डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे इतनी बातें आपको किसी भी बुक में आपको लिखी हुई मिलेगी जहां पे भी आपको माइक्रो आरएनए, SIRNA एंड राइबो स्विचेस का जिक्र आएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्वेश्चन और जो कि आपका लैकोपेरॉन से क्वेश्चन है, और ये भी मैंने आपको बोला है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे चैनल पे कवर भी है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको ठीक कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं लैक ओपेरॉन को लेके। ठीक है, और आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट मुझे करने हैं। तो अगर आपने लैक पढ़ा होगा, लैक ओपेरॉन आपको पता ही है एक तरीके का इंड्यूसिबल सिस्टम होता है। उसमें जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे एक मैंने बताया है कि एक आपका मॉलिक्यूल होता है IPTG जो होता है वो इसका क्या होता है, इंड्यूसर के तरीके से कार्य करता है। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन का एक तरीके का आर्टिफिशियल जो आप कह सकते हो इंड्यूसर होता है वो IPTG होता है। तो ये मुझे एक ऑप्शन में देखने को मिल गया, तो यानी कि ये मेरा ट्रू होगा। तो यानी कि डी मुझे रखा हुआ मिलना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आगे देखता हूं। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जो आपको ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने हैं कि लैक जेड वाई एंड ए आर इनकोडेड बाय द सिंगल ट्रांसक्रिप्ट। तो ये आपकी बात सही है, ये आपका जब आप इसके लैक ओपेरॉन को पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ पे तीन तरीके के आपके जो जीन्स होते हैं एक ही प्रोटीन से ट्रांसलेट होके आगे निकलते हैं, तो ये आपके सिंगल ट्रांसक्रिप्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट होगा, तो यानी कि मुझे ए भी सही लग रहा है जो कि आपको इसमें रखा हुआ है।
ठीक है, इस वाले ऑप्शन में ए नहीं रखा है तो ये आपका कैंसिल हो गया, डी तो आपका होना ही है। और अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको बी को इंक्लूड करना है या आपको नहीं करना है। ठीक है, अब बी में कह रहा है कि द 3 प्रोटीन्स आर ट्रांसलेटेड एज अ सिंगल प्रिकर्सर एंड देन प्रोसेस्ड। कह रहे हैं कि जो आपके तीनों प्रोटीन है वो सिंगल प्रिकर्सर के फॉर्म में आते हैं और फिर इनको अलग करते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, सिंगल प्रिकर्सर के फॉर्म में नहीं है, तीनों प्रोटीन्स के जो आपके ट्रांसक्रिप्ट है सिंगल ट्रांसक्रिप्ट से हो रहे हैं, लेकिन ये अपना एक अलग प्रोटीन बनाएगा, ये अपना एक अलग प्रोटीन बनाएगा, ये अपना एक अलग प्रोटीन बनाएगा। तो बी ऑप्शन जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर आपका निकल कर आएगा बेटा, ये इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी कि ए और डी जो होगा वो इसका सही होगा। तो 70 30 86 जो है क्वेश्चन आईडी है, उसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका फोर्थ बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका ऑप्शन है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज लैक्टोज कैन अप रेगुलेट द ओपेरॉन, यानी कि अगर ग्लूकोज की प्रेजेंस में लैक्टोज अप रेगुलेट कर देगा। भाई अगर ग्लूकोज सिस्टम में होगा तो ये लैक ओपेरॉन चलने की जरूरत ही क्यों होगी। तो यानी कि सी तो आपको वैसे ही काट देना है, तो सी जहां आपको मिल रहा था वो काट दीजिए और डी आपका करेक्ट होना ही चाहिए। तो यानी कि आपको डी और डी के साथ ए कॉम्बिनेशन में दोनों में रखा है, आपको बी देखना था, तो बी जो होगा वो आपका करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो भी आपका क्या होगा, ए एंड डी होगा। और ये आपका डुएबल क्वेश्चन है। लैक ओपेरॉन जितना मैंने पढ़ाया है उतने में ही आपको मेरे लेक्चर जो आपको मिलेंगे उसमें से ये क्वेश्चन आपका आसानी के साथ लग जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बढ़िया डिराइव किया है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर टू द मैकेनिज्म दैट मे कन्फर रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक इन द बैक्टीरिया, यानी कि जो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस होता है बैक्टीरिया में उसमें कौन कौन से ऐसे फिनोमिना है जो उसको रेजिस्टेंस दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, दो नजरिया हो सकता है। पहला नजरिया यह है कि आपको सारे फिनोमिना पता होने चाहिए कि किस किस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, और दूसरा तरीका है कि किस किस तरीके से नहीं होता है। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन में क्राइस्पर मीडिएटेड डिफेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक, तो ये नहीं है। क्राइस्पर अगर आपने पढ़ा होगा तो जीनोम एडिटिंग बाकी चीजों के लिए खास तौर से इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहें तो एंजाइम दैट कैन ब्रेक डाउन द एंटीबायोटिक, बिल्कुल सही बात। यानी कि अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने एंटीबायोटिक अगर आपने पेंसिलिन पढ़ा होगा तो सिस्टम क्या करता है, उसी को पेंसिलिन में क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग होता है, अगर उसी के ही बीटा लैक्टमेज को बना लेता है तो वो उसको डिग्रेड कर देता है। तो यानी कि ऐसे एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ा दे जिससे वो उसको कर सके, तो यानी कि ए सही है। इसके बाद ई फ्लक्स सिस्टम टू पंप आउट द एंटीबायोटिक, अब इसको भी आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। एबीसी ट्रांसपोर्टर आपने पढ़ा होगा मेरे साथ, जहां पे हमने बात किया था कि जब आप एबीसी ट्रांसपोर्टर पढ़ते हैं तो जो भी आपके ड्रग्स होते हैं उनको क्या कर देता है, एक्सपेल आउट कर देता है सिस्टम। तो बी भी हो सकता है। तो यानी कि देखिए दो सारे ऑप्शंस में रखे हुए हैं। क्राइस्पर आपका नहीं होगा, तो यानी कि आप सी को हटा दीजिए। अब जब सी को आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको केवल एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, ए बी ई, और यानी कि आप सेल वॉल का मॉडिफिकेशन कर दीजिए, बिल्कुल सही बात। और जब भाई बैक्टीरिया है अगर वो अपने आप को रेजिस्टेंट करना चाहता है तो यानी कि वो भाई तुमने सेल वॉल समझ के कोई एंटीबायोटिक दे दिया, अब उसने अपने सेल वॉल को मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, मान लो कि पर्टिकुलर सेल वॉल का कंपोजिशन उसने चेंज कर लिया, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी जो कहानी है ये इसका आंसर जो होगा वो इसी के आसपास निकलेगा। तो 70 31 39 ये आपकी क्वेश्चन आईडी हो जाएगी और पहला ऑप्शन जो होगा वो इसका सही होगा, जो कि आप बेसिक कह सकते हैं कि आप अपने बहुत सारे जो आपने चीजों को पढ़ा है उनको उपयोग करके आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गया 70 31 39 हो गया। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि आपका डीएनए का प्राइमर पूछा था और ये आपका पीवाईक्यूज में भी आपको मिल जाएगा, मैंने खुद इसको सॉल्व कराया है, उसी को ही बेस बनाते हुए क्वेश्चन पूछा है कि एक डीएनए का सीक्वेंस है और आपको क्या करना है, ये आपके फॉलोइंग प्राइमर्स हैं जो इसको एम्पलीफाई करने की क्षमता रखते हैं। अगर आप प्राइमर के लेंथ, जीसी कंटेंट और या सब कुछ को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए तो बस आप इतना बता दीजिए कि फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमर दैट कुड एम्पलीफाई द अबव डीएनए सीक्वेंस, यानी कौन सा ऐसा प्राइमर है जो इसको एम्पलीफाई कर सकता है। तो यानी कि मान के चलो अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो इसी को पकड़ के बढ़ाएगा, तो 5 टू 3 इधर पकड़ना चाहिए, तो सी के अपोजिट में जी और ए के अपोजिट में टी और जी के अपोजिट में सी, टी के अपोजिट में ए। तो यानी कि कोई ऐसा सीक्वेंस तुमको दिख रहा है जहां पे जी ए हो। ठीक है, कोई ऐसा सीक्वेंस तुमको दिख रहा है, सी के अपोजिट में जी और सॉरी ए के अपोजिट में टी। ठीक है, ये टी होगा, तो जी टी आपको दिख रहा है, हाँ मुझे यहाँ दिख रहा है डी वाले में जी टी सी ए। ठीक है, तो यानी कि डी तो मेरा होगा, यानी कि डी हो गया। अब मुझे ये देखना है
कि डी के कॉम्बिनेशन में बी और सी दे रहा है, तो मुझे ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, बस मुझे बी और सी में देखना है कि कौन बेटर इसका कह सकते हैं कि आपका बेटर इसका एम्पलीफाई कर सकता है। तो अगर मैं बी और सी में देखता हूं तो यहाँ पहला सी है, यहाँ पहला ए है, तो सी के अपोजिट में सी तो नहीं एम्पलीफाई कर पाएगा क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी ही नहीं शो करेगा, तो यानी कि बी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब सी के कॉलम में जी होना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, ए के कॉलम के बाद टी होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर वो भी नहीं है, जी के कॉलम में सी होना चाहिए, वो भी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे इसको मिलेगा, टी के बाद इसको ए मिल जाएगा। ठीक है, जो वहां पे उसको नहीं मिल रहा था पहले बेस पेयर को। ठीक है, क्योंकि ये पहला ही ऐसा सेट कर दिया था कि जो इसको नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यानी कि जो इसका राइट आंसर बनेगा वो आपका सी और डी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको कॉम्प्लीमेंटैरिटी बेस पेयरिंग देखनी थी, आप इसको समझना चाहो तो एक बार और समझ लो। ठीक है, देखो इसमें मैंने किया क्या है, इसमें जो आपको यहाँ पे देखना है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये आपका एक डीएनए का सीक्वेंस था। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब मैं मुझे जो सीक्वेंस यहाँ पे है वो 5 टू 3 लिखा है, तो यानी कि अगर सी के आगे क्या आएगा, जी होगा, ए के आगे टी होगा, जी के आगे सी होगा। ठीक है, और इस टी के आगे क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये आपका 5 टू 3 होगा। अब ऐसा कोई सीक्वेंस दिख रहा है, GTCA, GTCA डी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, कहो हाँ। अब डी के कॉम्बिनेशन में तुम्हारे पास बी था, सी था। अब बी जो प्राइमर जाके अटैच होगा तो पहला बेस पेयर यहाँ पे सी है, यहाँ पे पहला बेस पेयर ए है। ठीक है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, बात तो सही है ना, कि इसके कंपैरिजन में आपका जब प्राइमर एम्पलीफाई हो रहा है तो वो प्राइमर क्या होना चाहिए, या तो पहला बेस पेयर इसको सी के आगे जी मिल जाए, यहाँ इसको नहीं मिला। ठीक है, लेकिन तुरंत ही इसको यहां पर क्या मिल रहा है, पहले पर ए है, दूसरे पर टी है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। सी के कॉम्प्लीमेंट्री सी नहीं चलेगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, तो आप इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको सी ही मिलेगा, यानी कि ए यहां से इसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करना शुरू करेगा। ठीक है, ये वाला जो सीक्वेंस है, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए हो जाएगा, और फिर ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी हो जाएगा, और फिर इस तरीके से कहानी जो होगी वो आपकी आगे बढ़ती रहेगी। तो कंपेटिवली जो आपकी पेयरिंग होगी वो आपका सी और डी में बढ़िया होगा, रादर देन आप किसी और तरफ अगर आप जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपका क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट था, बस एक इन्होंने यहाँ पे फंसाया है कि आपको एक कंपेरेटिवली आपको बी और सी में सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका बेटर एम्पलीफाई करेगा। तो उस बेटर एम्पलीफाई के तरीके में जब आप जाएंगे तो आपको सी वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपको कॉम्प्लीमेंटैरिटी आपको तुरंत देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी आपकी हो गई जो कि आपको जेन्युइन आपको मिलना चाहिए था। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन जो कि आपका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड से पूछा था। बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको उनको सजाना था। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहा है कि फॉलोइंग आर द डिफरेंट क्रिटिकल रिएक्शन स्टेप इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द लिपिड इन द मैनी ऑर्गेनिज्म। अब आपको करेक्ट सीक्वेंस में आपको समझाना है। तो सबसे पहले भाई कोई आपका लिपिड का मॉलिक्यूल है तो उसको पहले लाइपेज की मदद से क्या करोगे, उसको तोड़ोगे। ठीक है, तो लाइपेज से जब आप तोड़ोगे तभी तो आप फैट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड आपका स्टार्ट होगा। भाई आपको फैटी एसिड चाहिए तो फैटी एसिड आपको कैसे मिलेगा, जब आप लिपिड का ब्रेक डाउन करोगे, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में वो जब आपका ब्रेक होगा, तो यानी कि सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो यानी कि ये दो आपके कैंसिल आउट हो गए, सी हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको एक्टिवेशन करना होगा, फैटी एसिड का एक्टिवेशन होगा जब आप कोएंजाइम ए से जोड़ेंगे। तो सी के बाद डी एक ही ऑप्शन में रखा है, बाकी आप इसको सजा लीजिए। तो सी के बाद डी हो गया, फिर उसके बाद ए होगा, रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड को विद कार्निटीन से होगा, फिर इसके बाद हाइड्रेशन होगा, और लास्ट में आपका थायोलिसिस होगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चंस को देख लिए हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते थे, बाकी कुछ चीजों को आपने सीखा होगा, समझा होगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।